वेलकम स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम एडवांस अकाउंटिंग 2 सेमिस्टर 6 ऑफ टीवाई बीकॉम का क्वेश्चन पेपर पैटर्न और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। साथ ही में हम कुछ इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चंस जो यूनिवर्सिटी ने अपने वेबसाइट पे पब्लिश किए हैं वो क्वेश्चन भी देखेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन पेपर पैटर्न समझते हैं और उसके बाद प्रीवियस ईयर का ये जो क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके राइट आंसर्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड जो शॉर्ट नोट्स है उस शॉर्ट नोट्स को आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए और जो न्यूमेरिकल एग्जांपल्स है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। देखिए, क्वेश्चन पेपर जो है एडवांस अकाउंटिंग 2 का, ये टोटल 70 मार्क का क्वेश्चन पेपर है और इसमें 4 क्वेश्चन है। सिंपल। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 विच इज कंपलसरी। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी आपको अटेम्प्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 2 टू 4 यानी क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये जो क्वेश्चन है इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करनी। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है ये ऑब्जेक्टिव और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और शॉर्ट नोट्स लिखने हैं आपने। तो क्वेश्चन नंबर 1 टोटल 30 मार्क्स के लिए है और जो बाकी 3 क्वेश्चन है इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं तो हर एक क्वेश्चन को 20 मार्क्स है। सो 20 प्लस 20 40 और क्वेश्चन नंबर 1 के 30 मार्क्स, ऐसे आपका 70 मार्क का क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो है या थ्योरी बेस्ड पार्ट है वो इग्नोर करते हैं। तो देखिए, आउट ऑफ 70 30 मार्क का वेटेज तो ऑब्जेक्टिव एंड जो थ्योरी पार्ट है शॉर्ट नोट उसके लिए है। तो अगर आपको एडवांस अकाउंटिंग इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेने हैं, अच्छा स्कोर करना है, तो आपको थ्योरी बेस्ड पार्ट है यानी क्वेश्चन नंबर 1 है उस पर ज्यादा फोकस करना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ही आप आउट ऑफ मार्क गेन कर सकते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में भी आप आउट ऑफ मार्क गेन कर सकते हैं, बट यहाँ इजी होता है आउट ऑफ मार्क लेना। ओके, तो पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ए, फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5 आउट ऑफ 7। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर नॉट फॉर्म फॉर अर्निंग। ऑप्शन है लॉस, प्रॉफिट, इनकम, एक्सपेंसेस। तो देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर नॉट फॉर्म फॉर अर्निंग प्रॉफिट। कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म की जाती है टू गिव सर्विसेज टू देयर मेंबर्स, यानी मेन मोटिव जो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, दैट मोटिव इज टू गिव सर्विसेज टू देयर मेंबर्स एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ ये क्वेश्चन कहता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर नॉट फॉर्म, ओके, तो नॉट फॉर्म फॉर अर्निंग प्रॉफिट. So here option number 2 is the right answer. Next question B. The dash branches are not allowed to make their own purchases from open market. Okay, तो ये branch accounting पे question है। The dash branches are not allowed to make their own purchases from open market, ऐसा क्वेश्चन कहता है। तो देखिए, ब्रांच के मेनली 2 टाइप होते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिपेंडेंट ब्रांच एंड डिपेंडेंट ब्रांच। ठीक है, तो the dependent branches are not allowed to make their own purchases from open market because dependent branches are dependent on the head office. Okay, ये जो डिपेंडेंट ब्रांचेस होते हैं ये हेड ऑफिस पे डिपेंडेंट होते हैं सारी चीजें के लिए। वो ओपन मार्केट से गुड्स परचेस करके उन्हें बेच नहीं सकती। ओके, वो हेड ऑफिस ही इन डिपेंडेंट ब्रांचेस को गुड्स सप्लाई करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। दी डिपेंडेंट ब्रांचेस आर नॉट अलाउड टू मेक देयर ओन परचेसेस फ्रॉम ओपन मार्केट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी है, थर्ड क्वेश्चन, लोडिंग ऑन सरप्लस इन स्टॉक इज डैश टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। देखिए, जो भी लोडिंग होता है ऑन सरप्लस इन स्टॉक, इट इज बेसिकली क्रेडिटेड टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेंसिक अकाउंटिंग प्रोवाइड्स एन अकाउंटिंग एनालिसिस सुटेबल टू बी यूज्ड इन डैश प्रोसीडिंग्स। सो फॉरेंसिक अकाउंटिंग जो है बेसिकली ये इन्वेस्टिगेटिव पर्पस के लिए होता है एंड दैट्स व्हाई फॉरेंसिक अकाउंटिंग प्रोवाइड्स एंड अकाउंटिंग एनालिसिस सुटेबल टू बी यूज्ड इन लीगल प्रोसीडिंग्स, यानी कोर्ट के मैटर में फॉरेंसिक अकाउंटिंग के जो हम फॉरेंसिक अकाउंटिंग एनालिसिस जो भी आएगा वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए, फर्स्ट पेज नंबर फर्स्ट था ये क्वेश्चन पेपर का। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखिए, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन कहता है डैश इज
dash is indicated of two mathematical dash is the indicated question of two mathematical expressions. तो dash is the indicated question, ये क्या होता है बेसिकली रेशो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विडिटी रेशोज मेजर द एबिलिटी ऑफ फर्म टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। देखिए, लिक्विडिटी रेशोज मेजर्स द एबिलिटी ऑफ फर्म टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। शॉर्ट टर्म के लिए जो भी ऑब्लिगेशन है वो कंपनी या बिजनेस पे कर पाता है या नहीं, ये किससे मेजर होता है? लिक्विडिटी रेशो। और लिक्विडिटी रेशो में मेनली क्या आता है? करंट रेशो एंड लिक्विड रेशो आते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, करंट रेशो इंडिकेट्स डैश ऑफ द बिजनेस। सो करंट रेशो इंडिकेट्स द सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। ओके, तो करंट रेशियो इंडिकेट सॉल्वेंसी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। देखिए, ये दो क्वेश्चन रिलेटेड है, बट लिक्विडिटी रेशियो मेजर्स द एबिलिटी ऑफ फर्म टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, एंड ये जो करंट रेशियो पे क्वेश्चन है ये भी उसी से रिलेटेड। देखिए, करंट रेशियो इंडिकेट्स डैश ऑफ द बिजनेस, तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ही इंडिकेट करता है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1A, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स थे। कोई भी 5 आपको अटेम्प्ट करने थे, टोटल 7 क्वेश्चन दिए थे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 1B, ट्रू और फॉल्स एनी 5 आउट ऑफ 7। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन केस ऑफ मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैज टू बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स शोइंग सेपरेटली द ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, बिकॉज देखिए, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या करेंगी? पहले गुड्स परचेस करेंगी, उसे बेचेंगी, तो इसीलिए उनको ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी होता है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में हम परचेसेस, सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये सारे रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं ना। तो इसीलिए इन केस ऑफ मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैज टू बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स शोइंग सेपरेटली द ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Second statement, the final accounts of cooperative societies are required to be approved by the members in the annual general meeting. Yes, ये statement भी true है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के फाइनल अकाउंट है उनका अप्रूवल लेना जरूरी होता है एनुअल जनरल मीटिंग। तो सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। नेक्स्ट, द ब्रांच विच कीप्स फुल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज सेड टू बी एन इंडिपेंडेंट वन। देखिए, जो ब्रांच अपने खुद के बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करती है उसे इंडिपेंडेंट ब्रांच ही कहा जाएगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली बिजनेस करती है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, the difference between invoice price and cost price of goods is called, okay, the difference between invoice price and cost price of goods is called loading। तो हम जैसे ब्रांच अकाउंटिंग में लोडिंग चार्ज करते, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू असर्टन द नेट प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच। देखिए, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, नेट प्रॉफिट के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स आएगा। उसके बाद नेक्स्ट, रेशियो एनालिसिस हेल्प्स इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। रेशियो एनालिसिस से हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं। सो सेकेंड लास्ट स्टेटमेंट ट्रू है। लास्ट स्टेटमेंट, करंट रेशियो इज ऑल्सो नोन एज 1:2 रेशियो। देखिए, करंट रेशियो इज ऑल्सो नोन एज 2:1 रेशियो। अगर आपने करंट रेशियो कैलकुलेट किया है, और अगर आपने करंट रेशियो पे मेरा वीडियो नहीं देखा है, करंट रेशियो नहीं, बेसिकली रेशियो एनालिसिस पे, तो इसमें थेरोटिकल जो बातें हैं रेशियो रिलेटेड, वो सारी बातें डिस्कस की है, जिसमें ये कहा गया है कि करंट रेशियो इज ऑल्सो नोन एज 2:1 रेशियो, नॉट 1:2। तो 2:1 रेशो भी उसे कहा जाता है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ दिया है करंट रेशो इज ऑल्सो नोन एज 1:2 रेशो, 1:2 नहीं, 2:1 रेशो। और इसका क्या मतलब होता है कि करंट असेट शुड बी ट्वाइस द करंट लायबिलिटीज, ये आइडियल रेशो माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ट्रू और फॉल्स भी खत्म हो गए। यहाँ आपको कोई भी 5 अटेम्प्ट करने थे, बट देखिए एग्जाम में आपको ट्रू और फॉल्स सारे अटेम्प्ट करने हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो भी सारे अटेम्प्ट करने हैं। ओके, ऐसे नहीं कि सिर्फ 5 अटेम्प्ट करने तो 5 ही नहीं, अब आप आगे मतलब जितने भी है उतने अटेम्प्ट कीजिए। ओके, तो अगर मतलब रिस्क नहीं रहेगा। अभी नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 1 में अभी नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज 1 मिनट, ये स्लाइड
ये था पेज नंबर 2 ऑफ द क्वेश्चन पेपर और ये पेज नंबर 3 है। ठीक है, तो पेज नंबर 3 में देखिए, पेज नंबर 2 में हमने अभी ट्रू और फॉल्स देखे, पेज नंबर 3 में मैच द फॉलोइंग्स है और मैच द फॉलोइंग्स के बाद शॉर्ट नोट्स है। तो देखिए जो जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स एंड मैच द फॉलोइंग, इसके लिए 15 मार्क्स है और शॉर्ट नोट्स के लिए 15 मार्क्स है। ठीक है, तो अभी अब हम आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पेपर का। देखिए मैच द फॉलोइंग फर्स्ट दिया है, आइडियल लिक्विड रेशो। तो जो लिक्विड रेशो है, आइडियल लिक्विड रेशो 1:1 होता है, करंट रेशो 2:1 आइडियल, और आइडियल लिक्विड रेशो 1:1 होता है। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है उसके लिए आंसर रहेगा 1:1 ई। ब्रांच पीटी कैश अकाउंट, इसमें ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि टू असर्टन एक्चुअल पीटी एक्सपेंसेस, तो ब्रांच पीटी कैश अकाउंट का यही पर्पस होता है। तो सेकंड के लिए ऑप्शन डी। देन डेटस मेथड, डेटस मेथड इज आल्सो नोन एज सिंथेटिक मेथड, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट है आंसर है। उसके बाद फॉरेंसिक अकाउंटिंग, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग का पर्पस क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट है। एंड बैलेंस शीट, बैलेंस शीट लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी पोजीशन हमें इंडिकेट करता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है आपको। मैं यहाँ पे देखिए, अगर आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, देखिए आइडियल लिक्विड रेशो 1:1, ब्रांच पीटी कैश अकाउंट टू असर्टन actual PT expenses. Then datus method is also known as synthetic method. Forensic accounting, investigation of fraud, and जो बैलेंस शीट लास्ट वाला ऑप्शन है उसका है लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी पोजीशन। तो इस तरह से इसके आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए अभी शॉर्ट नोट्स, अभी शॉर्ट नोट्स में फर्स्ट है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स कितने दिए, एनी 3 आउट ऑफ 6, यानी 6 शॉर्ट नोट दिए, इसमें से कोई भी 3 शॉर्ट नोट्स आपको अटेम्प्ट करने हैं और इसके लिए आपको 15 मार्क्स है। यहाँ पे देखिए 15 मार्क्स है सारे शॉर्ट नोट के लिए, कोई भी 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पे अगर आप शॉर्ट नोट ठीक से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो यू विल फाइंड दैट कि शॉर्ट नोट लिखना बहुत ही ईजी होता है। तो जैसे देखो मैं आपको आइडियाज देता हूँ शॉर्ट नोट के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट शॉर्ट नोट्स इग्नोर कर देते हैं। तो आप फर्स्ट देखिए कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारा टॉपिक है, यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है, इसमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो मेनली 4-5 कैटेगरी में क्लासिफाई होते हैं, उसमें से एक है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो पहले आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी पे बात करनी है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में इंट्रोडक्टिव पार्ट लिखिए, उसके बाद टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिखिए, लाइक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसे अलग अलग कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के टाइप है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसमें से कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इस केस में क्या होता है, ये बल्क में गुड्स परचेस करते हैं और मेंबर को रीजनेबल रेट पे ये बेचते हैं। तो ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का बिजनेस मॉडल होता है। तो इस तरह से आप अगर लिखेंगे तो यू विल गेट टोटल मार्क्स 5 आउट ऑफ 5 यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है नीड फॉर ब्रांच अकाउंटिंग। अभी ये ब्रांच अकाउंटिंग की जरूरत क्यों है, क्यों ब्रांच अकाउंटिंग प्रिपेयर करना जरूरी है। देखिए अगर बिजनेस को एक्सपांड करना है तो उसे अलग अलग ब्रांचेस ओपन करने होंगे, और अगर उसने ब्रांचेस ओपन किए तो टू असर्टन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ब्रांच, ब्रांच अकाउंटिंग इज नेसेसरी। मतलब ब्रांच अकाउंटिंग की जरूरत क्यों है, ये क्वेश्चन ऐसे ही कहता है ना, नीड फॉर ब्रांच अकाउंटिंग, इसकी जरूरत क्या है। तो इसकी नीड यही है कि ब्रांच का एग्जैक्ट प्रॉफिट लॉस असर्टन करना, ब्रांच पे कंट्रोल रखना, और ब्रांच की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करना। ओके, और ब्रांच को एक तरह से गाइडेंस करना, ब्रांच को गुड्स सप्लाई करना, ये सारी चीजें हैं। और हमने डिस्कस किया कि इन केस ऑफ डिपेंडेंट ब्रांचेस ब्रांच अकाउंटिंग इज मस्ट, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के केस में थोड़ी अलग सिचुएशन होती है। उसके बाद देखिए फॉरेंसिक अकाउंटिंग। अभी फॉरेंसिक अकाउंटिंग के बारे में 2-3 यहाँ पे सेंटेंस भी है ऑब्जेक्टिव्स में। यहाँ देखेंगे आप, मैच द पेयर्स में है फॉरेंसिक अकाउंटिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड, तो यहाँ पे आपका एक सेंटेंस बन गया, फॉरेंसिक अकाउंटिंग इज यूज फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इट कैन बी यूज, और एनालिसिस ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग कैन बी यूज इन द लीगल प्रोसीडिंग, जो मल्टीपल चॉइस में आ गया था इस तरह से। और अभी आज के डेट में फाइनेंशियल फ्रॉड्स बहुत ज्यादा होने लगे, तो इसलिए फॉरेंसिक अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंस भी बढ़ रहा है।
इस तरह से। उसके बाद पंचसूत्री ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की पंचसूत्री क्या है, ट्रांसपेरेंसी, देन टाइमलीनेस वगैरह, ये जो पॉइंट्स है ये आपको थोड़ा प्रिपेयर करना है। उसके बाद डेरिवेटिव्स, देखिए डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड होते हैं, जैसे आपने ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स सुना रहेगा, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग होती है शेयर मार्केट में, उस रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन रीड करनी होगी। ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो है ये सेकेंड लास्ट यूनिट में से है। ओके, न्यू ट्रेड्स ट्रेंड्स इन अकाउंटिंग, उस टॉपिक में से। उसके बाद नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का पर्पस क्या होता है और ये कैसे किया जाता है, इसके टाइप्स क्या है। तो देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मेन पर्पस ये है कि टू नो दी more about the financial position and to relate the various items or various figures to other figures. Okay, ये मेन पर्पस होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, टू लुक मोर डिटेल इनटू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये पर्पस होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कैसे होता है, देखिए इसमें होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, उसके बाद ट्रेंड एनालिसिस होता है, रेशियो एनालिसिस होते हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के टाइप्स होते हैं। इस तरह से भी अगर आप थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो आपका शॉर्ट नोट बन जाता है। अभी हम एट द एंड कुछ जो सैंपल क्वेश्चंस दिए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे ने, तो वो क्वेश्चंस मेनली शॉर्ट नोट के लिए ही है। ओके, वो भी डिस्कस करेंगे आगे जाके। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में फाइनल अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इस पे क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ पीपल्स कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एज ऑन 31st March 2020 एंड अदर एडजस्टमेंट, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30। देखिए प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ये बहुत ही इजी पार्ट है अगर आपको इसके कुछ बेसिक रूल्स पता है तो देखिए कि मैंने फाइनल अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट है, इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वो चेक कर दीजिए। तो आप ये जो क्वेश्चन है फाइनल अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो 20 मार्क के लिए क्वेश्चन है, आप इजीली सॉल्व कर, एटलीस्ट आपने पोस्टिंग भी किया, ढंग से पोस्टिंग किया, आप वो वीडियो चेक कीजिए, एटलीस्ट आप 12 मार्क्स तो आसानी से उसमें इस क्वेश्चन में पा सकते हैं, क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में हमें ये फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं। और उस फाइनल फॉर्मेट में कुछ टाइटल्स है, जैसे लायबिलिटीज के 11 टाइटल्स है, सिमिलरली असेट्स के भी 11 टाइटल्स है। तो वो सारी चीजें अगर आपने एक बार समझ ली तो फाइनल अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी पे जो ये क्वेश्चन है आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्रायल बैलेंस है एंड कुछ एडजस्टमेंट्स दिए रहते। ओके, तो इसके रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद अभी नेक्स्ट पेज पे देखिए, यहाँ पे ना थोड़ा ये हंग हो जाता है, क्या करता है ये, हमें जाना है नेक्स्ट पेज। हाँ, नेक्स्ट पेज आ गया, तो जूम किया तो ऐसे होता है। अभी क्वेश्चन पेज नंबर 4 है, पेज नंबर 4 पे वही क्वेश्चन कंटिन्यू है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ पे देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया है ना, पीपल्स कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, यहाँ ट्रायल बैलेंस का आधा पार्ट आया है, उसके बाद यहाँ पे कुछ है एंड उसके बाद अदर एडजस्टमेंट या अदर इंफॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पे देखिए ये जो एडजस्टमेंट है कोऑपरेटिव सोसाइटी पे, ये एडजस्टमेंट भी कॉमन एडजस्टमेंट है। आपने अगर वो वीडियो एक बार चेक कर लिया ना, तो आप आसानी से, बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और जैसे कि मैंने कहा एटलीस्ट आपको 12 मार्क्स तो आएगी आएगी। ठीक है, तो वो वीडियो आप चेक कर दीजिए। उसके बाद अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 अभी ये रेशियो एनालिसिस पे। देखिए द फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2022 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है, देखिए ट्रेडिंग अकाउंट वाला पार्ट है पहले, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला पार्ट एंड उसके बाद बैलेंस शीट दिया है। ओके, और हमें कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी दी है। तो यहाँ पे हमें रेशियो कैलकुलेट करने होंगे। देखिए क्वेश्चन में ये रेशियो एनालिसिस में इसी तरह से क्वेश्चन आता है कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों दिए जाते हैं जनरली, और उसी बेसिस पे हमें ये रेशियोज कैलकुलेट करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट पार्ट होता है, याद रखिए, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एंड उसके बाद बैलेंस शीट, और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देते हैं। और हमें देखिए रेशियो कौन कौन से कैलकुलेट करने हैं अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे
तो हमें जो रेशो कैलकुलेट करने हैं, ये नेक्स्ट पेज पे आ गए, तो यहाँ पे देखिए स्टॉक टर्नओवर रेशो, डेटर्स टर्नओवर रेशो, ये रेशो कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पे देखिए टोटल 8 रेशो कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पे देखिए स्टॉक टर्नओवर रेशो, डेटर्स टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड रेशो, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट रेशो एंड नेट प्रॉफिट रेशो। ये 8 रेशो आपको कैलकुलेट करने हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट रेशो है, सारे रेशो पे मैंने वीडियोस बनाई है, सेपरेट वीडियोस है, आप वो जरूर चेक कीजिए। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। देखिए स्टूडेंट्स, एडवांस अकाउंटिंग जो 2 ये इस सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, इसके लिए जितने भी टॉपिक है, सारे टॉपिक पे मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बनाई है। तो आप वो सेपरेट टॉपिक वाइज वीडियोस देखिए, उसकी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज, इस पेपर में आपको रेशियो एनालिसिस, ये जो टॉपिक है ना, ये रेशियो एनालिसिस का जो क्वेश्चन है, ये अटेम्प्ट करना ही है। क्योंकि रेशियो एनालिसिस में जो रेशो दिए हैं, इजी रेशो होते हैं, और आपको यहाँ पे मार्क्स भी बड़े इजी आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक रेशियो एनालिसिस रिलेटेड एक बात बताता था कि इसमें मार्क्स कैसे दिए जाते हैं। देखिए अभी ये 8 रेशो है ना, तो ईच रेशो 4 मार्क्स, इट विल बी 20 मार्क्स, 5 रेशोज 4 मार्क्स ईच एक्स्ट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैटर्न ये जो दिया है ना यूनिवर्सिटी ने, इसमें क्या हुआ था प्रीवियस ईयर में कि ये जो रेशोज थे, इसमें से सिर्फ आपको 5 ही रेशो अटेम्प्ट करने थे, और 5 रेशो को ही ईच हर रेशो को 4 मार्क, इस तरह से मार्किंग अलॉटमेंट किया गया था प्रीवियस इसमें। ठीक है, बट हो सकता है इसमें चेंज हो, हर साल चेंजेस आते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर बनता है ना, ये यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर आता है, और यूनिवर्सिटी ही मॉडल आंसर भेजती है टीचर्स को इसका, और टीचर को अकॉर्डिंगली मार्क्स देने होते हैं। और ये सेंट्रलाइज सिस्टम से असेसमेंट होता है इन पेपर्स का। तो ये जो मॉडल आंसर्स दिया जाता है यूनिवर्सिटी के थ्रू, अकॉर्डिंगली हमें मार्क्स देने होते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया 8 रेशो दिए हैं, बट इसमें से कोई भी 5 रेशो भी अगर आप अटेम्प्ट करते तो आपको 20 मार्क्स मिलते, क्योंकि इसमें दिया है कि 4 मार्क्स फॉर ईच रेशो। अगर हम आप ज्यादा करते तो आपको मैक्सिमम मार्क 20 ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि आपको रेशो एनालिसिस का ये जो क्वेश्चन है, ये अटेम्प्ट करना ही है। इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाया है कि कैसे रेशियोज कैलकुलेट करने वगैरह, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, ये जस्ट हमें क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना है, बट वीडियो 1 आवर का बन जाएगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखिए जैन ब्रदर्स जलगांव हैज ब्रांच एट दुलिया। तो ये क्वेश्चन है ब्रांच अकाउंटिंग पे, ब्रांच अकाउंटिंग का जो टॉपिक है इस पे क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी 20 मार्क्स के लिए ही है। तो ब्रांच अकाउंटिंग के केस में क्या होता है, हमें हेड ऑफिस एंड ब्रांच, क्योंकि हमें जो अकाउंटिंग करना है ना, ये डिपेंडेंट ब्रांच का ही करना है। इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या करती है, वो अपने अकाउंट इंडिपेंडेंटली मेंटेन करते हैं, इंडिपेंडेंटली परचेस करते हैं गुड्स मार्केट में से। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंटिंग नहीं करना है, डिपेंडेंट ब्रांच का। तो ब्रांच अकाउंटिंग में देखिए, आपको अगर एक चीज समझ में आ गई कि ब्रांच अकाउंटिंग इज द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच। ओके, हेड ऑफिस एंड ब्रांच, इन दोनों में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इन ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड हमें ब्रांच अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना है। और वो जो पर्टिकुलर ब्रांच है, वो ब्रांच प्रॉफिट अर्न कर रही है या लॉस सफर कर रही है, ये फाइंड करना है। यही ब्रांच अकाउंट का पर्पज होता है। और ब्रांच अकाउंटिंग पे भी मैंने दो तीन तीन वीडियोस बनाए हैं, जिसमें एक इंट्रोडक्टरी है, उसके बाद फॉर्मेट ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग है, और उसके बाद एक प्रॉब्लम सॉल्व किया है, एक क्वेश्चन लिया है और उसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है। सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वो जरूर चेक कर दीजिए। ठीक है, तो ये ब्रांच अकाउंटिंग का क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स के लिए रहेगा। अभी ब्रांच अकाउंटिंग का क्वेश्चन भी अगली पेज पे जाएगा। ये क्या होता है, एक बार जूम कर दिया ना तो नेक्स्ट पेज पे स्लाइड जाती है। तो यहाँ पे देखिए उसी ब्रांच अकाउंटिंग रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पेपर हमारा खत्म होता है। टोटल 7 पेजेस थे अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर, 7 पेजेस थे एडवांस अकाउंटिंग का। बट ये क्वेश्चन पेपर ऐसा है ना, अगर आपने थोड़ा अच्छा तरह से इसे प्रिपेयर किया, तो आप आउट ऑफ मार्क इजीली ले सकते हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि हमने कहा, मैंने अभी कहा कि हम सेंट्रलाइज सिस्टम से असेसमेंट करते हैं क्वेश्चन पेपर का। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रीवियस ईयर के जो ये सेमेस्टर के पेपर थे, वहां पे मैंने एडवांस अकाउंटिंग के ही
3000 पेपर चेक किए थे, ओके, लगभग 3000। तो ये 3000 पेपर में से लगभग 100 ऐसे स्टूडेंट्स से थे जिन्हें मैंने आउट ऑफ 80 मार्क्स दिए थे, ओके, ऐसे, सॉरी, 70 आउट ऑफ 70, क्योंकि पहले, इससे पहले का पैटर्न था उसमें 80 थे, क्योंकि देखिए एडवांस अकाउंटिंग में लगभग 10 साल से टीचिंग कर रहा हूँ इसी में, और तब से हम ये सेंट्रलाइज असेसमेंट सिस्टम होता है वहां पे चेकिंग के लिए जाते हैं। तो जो 70 आउट ऑफ 70, ये 70 मार्क का जो क्वेश्चन पेपर है, तो लगभग 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट थे जिन्हें 100 से 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स मिले थे, ठीक है। तो इट इज वेरी इजी। फर्स्ट क्वेश्चन 30 मार्क, और ये जो कोई भी दो है ये आपको अटेम्प्ट करने। अभी क्वेश्चन पेपर में आपको क्या करना है कि फर्स्ट क्वेश्चन को आपको मैक्सिमम 50 मिनट्स देने, ओके। 40 टू 50 मिनट्स में आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 1 कवर होना चाहिए, और उसके बाद ये जो तीन है इसमें से आप डिसाइड कर दीजिए कि आपको क्या अटेम्प्ट करना है। इधर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी और रेशियो एनालिसिस, ये दो टॉपिक कीजिए, और ब्रांच अकाउंटिंग और रेशियो एनालिसिस कीजिए। जैसे भी आपको टॉपिक कौन सा इजी लग रहा है, आपका कौन सा टॉपिक अच्छी तरह से प्रिपेयर हुआ है, अकॉर्डिंगली आप ये कीजिए। और अगर एग्जाम में टाइम बचता है आपके पास, ओके, तो आप जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि तीन में से दो ही अटेम्प्ट करने ना, न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, तो अगर आपके पास टाइम बचता है तो वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमें सैंपल क्वेश्चंस देखने हैं जो यूनिवर्सिटी ने अपने वेबसाइट पे दिए, ठीक है। सैंपल क्वेश्चन टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 एडवांस अकाउंटिंग, यहाँ पे फर्स्ट है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। फाइनल अकाउंट का मीनिंग यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग की, ब्रांच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैंने कहा कि ब्रांच अकाउंटिंग का थ्योरी पार्ट, उस पर मैंने वीडियो बनाया है इंट्रोडक्टिव, वो देखिए, आपको यहाँ के आंसर मिल जाएगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी वीडियो है, 2 वीडियोज है, वो चेक कर दिए, वहां आपको आंसर मिले। व्हाट इज फॉरेंसिक अकाउंटिंग, फॉरेंसिक अकाउंटिंग जैसे हमने डिस्कस किया, अभी क्वेश्चन पेपर में भी आया था इस पे शॉर्ट नोट। तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग इज अ बेसिकली इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो उसका पर्पज, ऑब्जेक्टिव, उसका मीनिंग, लीगल प्रोसीडिंग में कैसे यूजफुल है, इस बारे में लिखना है। देन अकाउंटिंग फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सीएसआर होता है। तो सीएसआर में क्या होता है, हर कंपनी को अपना जो प्रॉफिट है उसका 2% कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे स्पेंड करना होता है, और उसका अकाउंटिंग कैसे होता है, ओके। ये आपको इसके लिए करना है, तो इसके लिए आपको थर्ड टॉपिक देखना होगा। उसके बाद व्हाट इज रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस के बारे में मैंने जैसे कहा सेपरेट वीडियो है, वो चेक कीजिए। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रेशियोज, इस पे भी अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए ना, टाइप्स ऑफ रेशो और रेशो एनालिसिस, इस पे भी मैं एक बताता हूँ, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। उसके बाद प्रॉब्लम ऑन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बोल रहे हैं वो बेसिकली। उसके बाद प्रॉब्लम ऑन ब्रांच अकाउंटिंग, प्रॉब्लम ऑन रेशियो एनालिसिस, तो ये 3 यूनिट पे तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएंगी। और लास्ट है एक्सप्लेन डिपेंडेंट ब्रांचेस एंड इंडिपेंडेंट ब्रांचेस, ओके, इस पे क्वेश्चन। तो ये कुछ सैंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो तीन दिए 7, 8 एंड 9 नंबर सैंपल क्वेश्चन, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, और अदर जो है वो शॉर्ट नोट के लिए यूजफुल है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आपको वीडियो को लाइक करना है, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर कोई डाउट है क्वेश्चन पेपर या एडवांस अकाउंटिंग, ये जो सब्जेक्ट है, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं कमेंट्स में अक्सर आंसर देता हूँ स्टूडेंट के। आखिर तक देखने के लिए फिर एक बार थैंक यू, थैंक्स फॉर लॉट।